और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आज जो मंगल का दिन होता है इसमें हम बात करते हैं एडवोकेट साहब से कि एडवोकेट साहब हमें बताते हैं कि ज़िंदगी में अमूर कौन कौन से हैं और किन किन चीज़ों को हम किस तरीके से लीगली और जो भी कानून के दायरे जो भी है जो दाव पेच है उसके अंदर हम कैसे रहते हुए चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कानून सख्त नहीं है, कानून स्ट्रेट है। इसी के साथ एडवोकेट सोहेल साहब को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी बैटरी आज शुरू करना बहुत ज़्यादा डाउन है मेरी बैटरी। वो तबीयत कोई पिछले 6-8 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। कंटिन्यू आप देखिए कैन्यूला लगा हुआ, लेकिन वो आपको पता है कि परफॉर्मेंस आपको देनी होती है और कुछ चीज़ें लिंक्ड हैं तो आपको आना ज़रूरी है। इसी के साथ आमिर सरफराज भाई ने भी अभी कंटिन्यू किया, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा एडवोकेट साहब, बहुत सवाल आए और क्योंकि लास्ट वीक हमने रमज़ान के बाद कैम बैक किया तो कोई हार्ड सवाल मैंने नहीं किया, लेकिन अब कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वक्त की। और कुछ लोग ये कहते हैं अगर आप मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं अपने एहसासों को डिक्लेयर करें, तमाम चीज़ें। एक भाई ने लिखा कि मुझे एक अच्छा अमाउंट मिला था मेरे दादा की तरफ से जो कि कैश में था, और क्योंकि इतना पहले ट्रेंड नहीं था फाइलर होने का, 8-9 साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि कुछ अमाउंट मेरे पास अच्छा खासा इतना अमाउंट था कि आप अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डिक्लेयर किया और मेरे ऊपर ही केसेस डाल दिए गए, हराम है, ये है, वो है, जबकि मैं बता रहा हूँ कि ये इन चीज़ों से इन तरीक़ों से आया। तो ये तो फिर एक वो वाली फॉर्म है ना कि अगर आप वाकई में आपका ईमान जाग जाता है, आप कहते हैं कि नहीं मुझे पाकिस्तान के साथ मुखलिस होना है, और फिर आप उस पर इस तरीके से लोगों के ऊपर केसेस डाल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि एफबीआर फिर कोई अच्छा काम कर रही है। देखिए, इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एफबीआर का पिछले 5-10 सालों से उनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट टैक्स कल्चर नहीं था। अब लोग टैक्स कल्चर में आ रहे हैं तो उन्हें मसाइल हो रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमारे यहाँ कई हाउस वाइफ्स हैं जिनके पास 25-25 तोला सोना पड़ा हुआ है, क्योंकि जिस ज़माने में उनकी शादियां हुई हैं आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले, उस वक्त सोना ही गिफ्ट किया जाता था। ऐसा ही है। और सोने की कीमत उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अब वो 30 तोले 25 तोले जो एक हाउस वाइफ के पास सोना पड़ा हुआ है उसने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया, क्योंकि शौहर ने अपनी वेल्थ में इसलिए डिक्लेयर नहीं किया कि वो समझता है कि मेरी वाइफ का है तो मैं इसको क्यों डिक्लेयर करूं, और वाइफ बेचारी फाइलर है नहीं। तो ऐसे लोग भी करते हैं। तो ये साहब जिनके साथ ये तकालीफ हो रही है, इनकम टैक्स की अदालतें मौजूद हैं जहां पे वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, एफबीआर के जिम्मे सिर्फ एक काम है कि एफबीआर इन चीज़ों का तखमीनात और इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करता है कि जो पैसा आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं क्या वो वाकई हलाल तरीके से आपके पास आया है, लॉफुली आया है, लिजिट मनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई असलहे का कारोबार तो नहीं करते थे गैर कानूनी, आप कोई ड्रग्स का कारोबार तो नहीं करते थे, उससे आपने पैसा बनाया और पैसा बना के आज आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं ये कह के कि मेरे पास ये पैसा जो है बहुत वक्तों से आया हुआ है। अब ये साहब जिन्होंने बताया कि एक विरासती मामला है, इनको दादा की तरफ से ये पैसा मिला है, तो बिल्कुल दादा का नाम डिक्लेयर करें, दादा की हैसियत डिक्लेयर करें, तो क्यों नहीं उनका पैसा आएगा। उसमें एक पेनल्टी है हल्की सी, जब आप फाइलर होने के लिए आते हैं, बहुत अरसे से आप फाइलर ना हो तो एक हल्की सी पेनल्टी एफबीआर लगाता है आप पे, लेकिन फिर आपको ऑन कर देता है। फिर आपने हर साल उस मनी को पेबल बनाना है, टैक्स पेबल बनाना है और टैक्स के गोशवारे हर साल जमा करवाने। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं कि किसी के पास आजकल तो करोड़ों में बात करनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, किसी के पास 25-30 करोड़ रुपए आ गया, उससे डिक्लेयर कर दिया, तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी आएगी? देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, डिक्लेयर करने से पहले ये बताना होगा ये 25-30 करोड़ आया कहां से। अब वो लिजिट मनी है, अच्छा लिजिट मनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक साहब हैं, अभी रिसेंट मेरे पास मामला हुआ, वो एक जिस घर में रह रहे थे, कमर्शियल बिल्डिंग थी गुलशन इकबाल में कहीं। अब वो जिस जमाने में ली गई थी वो लाखों रुपए की थी, वो आज से जब 2 महीने पहले बिकी है तो वो प्रॉपर्टी बिकी है 12 से 14 करोड़ रुपए के दरमियान। ठीक है। और ये 3 भाई हैं, सिर्फ 3 भाई हैं, 14 करोड़ की अचानक एक प्रॉपर्टी बिकी है 14 करोड़ की। अब तीनों का इक्वल हिस्सा हुआ। अब इसमें करीबन 3 करोड़ के करीब फी भाई आ गया, 5 करोड़ के करीब, सॉरी 4.5-5 करोड़ फी भाई हिस्सा आया। अब वो अचानक से जो उनके अकाउंट में 4-4.5 करोड़ आए हैं और आप करते कुछ भी नहीं थे,
तो फिर उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने इस घर की जो सेल डीड थी वो लगाई कि जनाब ये हमारा घर है, पिछले 50 साल से 40 साल से हम इसके मालिक हैं, हमारे वालिद के नाम पे था, वालिद की डेथ हो गई, अब ये बिका है तो ये पैसा, तो उसको जब लिजिट किया गया तो उसको कोई इश्यूज नहीं आए क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद था। जो सेल डीड थी वो एक प्रूफ था, फिर जो पे ऑर्डर्स खरीदने वाले ने उनको पे किए थे वो एक प्रूफ था, तो ये एक लिजिट मनी डिक्लेयर हो गई। अब जब लिजिट मनी डिक्लेयर हो गई तो एफबीआर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो आपको उसको डिक्लेयर करने से मना करे। हाँ, वो जरूर मना कर सकता है अगर वो पैसा लिजिट ना हो, वो पैसा आप उसकी ट्रेल प्रूफ ना कर सकें कि ये ट्रेल आई आपके पास कहां से, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन उसका भी कोई ना कोई अब तरीका निकल आता है। अब जिस लोगों, बहुत सारे लोग हैं प्रॉपर्टी का काम करते थे, सोने का काम करते थे, मुख्तलिफ चीजों में काम, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनके पास बहुत कैश अवेलेबल होता है। अगर किसी के पास 2.5-3 करोड़ रुपए कैश मौजूद है जो उसने कभी डिक्लेयर नहीं किया तो वो भी डिक्लेयर हो सकता है, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन उसको करने का तरीका है। ठीक है जी। इसी के साथ जी एक छोटा सा, मुझे अगर आप इजाजत दें, जी। आपने जिस तरह से अभी एक केस के हवाले से बात की, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से दो चीज़ें चल रही हैं, एक फेयर मार्केट वैल्यू होती है और एक एफबीआर की डिक्लेयर्ड होती है। चले डीसी को भी हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो वो जो केस जिस तरह के आपने जिक्र किया है उसमें नॉर्मली होता ही है कि हम सेल डीड अमाउंट को बचाने के लिए हम, या जो हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि आप एफबीआर वैल्यू डिक्लेयर करके चलें, तो हो सकता है, मैं आई एम नॉट श्योर कि वो अगर 50,000 गज़ वाली कैटेगरी के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी आ रही होगी तो वो हो सकता है कि जिस प्लॉट का आप जिक्र कर रहे हो वो 200 गज़ से ज़्यादा का ना हो। तो वो जो अमाउंट है जब वो अपनी बैंक में डिक्लेयर करने जाएगा सेल डीड के साथ, तो लेजिटिमेट किस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू को, और हो सकता है उन्होंने इन एडिशन टू ऑफिशियल पे ऑर्डर्स कुछ कैश पे लिया हो, या जो एफबीआर की वैल्यू है। लेजिटिमेसी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, उसमें क्या, किस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे? देखिए, जो आपने बात की है उसमें दो पहलू हैं बात के। हमारे पास दो वैल्यूज हुआ करती हैं। जो आपने डीसी वैल्यू कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने हर एरिया का एक रेट इस पर मुख्तस कर दिया, ठीक है, फी गज फी फिट, वो एक रेट मुख्तस हो गया है कि अगर 200 गज का घर बिकेगा तो गवर्नमेंट ये मानती है कि इस प्राइस से कम का नहीं बिक सकता ये, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मसाइल हो रहे थे। मसाइल ये हो रहे थे कि करोड़ों की प्रॉपर्टी लाखों की डिक्लेयर करके बेची जाती थी। ठीक है, तो उस चीज को रोकने के लिए, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए डीसी वैल्यू तय कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ डीसी वैल्यूज हैं। अब एफबीआर भी आ चुकी है वैल्यू। अच्छा, अब एफबीआर वैल्यू भी आ गई। एडवोकेट साहब, यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से एवेल्युएट कर सकते हैं चीज़ों को। शॉर्ट ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक, और एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोबारा वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आमिर साहब का जवाब देने से पहले मेरा इनसे सवाल है। आमिर साहब, ये बताइए, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 2 नंबर पैसा किसके पास है? चले, आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं कि मैं घर ना जाऊं? नहीं, मुझे कोई आर नहीं है। सरकारी लोगों के पास, हमारी यहाँ बेसिकली करप्शन है कि जिनके पास नहीं होना चाहिए उन्हीं के पास है। तो मसला हमारे मुल्क का ये है भाई कि हमारी जो लॉ मेकिंग हो रही है वो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रही है। एफबीआर वाले को सबसे पहले एफआईआर कटवानी चाहिए उस रजिस्ट्रार पे जिसने 8.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ में रजिस्टर की है। एग्रीड। सेल डीड उसने रजिस्टर्ड की है ना। लेकिन बात यह है ना कि जब आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि आपकी सर्टेन एरिया की जो अमाउंट है वो ये है, तो कैसे केस हो सकती है? नहीं आमिर साहब, समझिएगा, गवर्नमेंट ये कहती है इस अमाउंट से नीचे तो होगा ही नहीं, वो मिनिमम अमाउंट दिया हुआ है। आई एग्री विद यू, बट इसमें इशू ये आ जाता है ना कि जब गवर्नमेंट ने मुझे अलाउ किया है ना कि मैं 2.5 करोड़ रुपए डिक्लेयर कर सकता हूं, और उनकी वैल्यूएशन, उनके जो रिसोर्सेज हैं उससे वो फिगर निकाल के लेकर आए हैं, तो फिर मुझे लगता है, मैं आपको चैलेंज नहीं कर सकता, मैं आपके साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे ये तो शेयर कर सकता हूं ना कि जब गवर्नमेंट मुझे ये प्रिविलेज दे रहा है तो बजाय ये क्योंकि रजिस्ट्रार की एफआईआर काटी जाए, उसमें क्योंकि रजिस्ट्रार बाज दफा जो होता है उसका बैकग्राउंड हमें नहीं पता होता, वो कराची का है, कराची से बाहर का है, पंजाब से आया है, केपी से आया है। मेरे जैसा आदमी जो है वो शायद एक आध जगह के बारे में थोड़ी सी वैल्यूएशन का अंदाजा होगा। मैं इसी शहर में पला बड़ा हूं, लेकिन मुझे हर जगह का नहीं पता। मुझे अभी मेरे लिए सरप्राइज था जो आपने एक फिगर, हम ऑफ ईयर जो बात कर रहे थे कि फलाने इलाके के अंदर इस वक्त ये वैल्यू चल रही है, तो जब मेरे जैसे आदमी को जो इस शहर का वासी है नहीं पता, तो बाहर से आने वाले लोगों को क्या पता होगा? तो मुझे लगता है कि बजाय ये कि उनको एफआईआर काटी जाए, ये जो रेट्स हैं इनको रिवाइज कर दिया जाए और जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो कम कर दिया जाए, ताकि हम जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके नजदीक चले जाएं। और जो अगर फर्ज करें हमने 1%, 2%, 3% उस पर वैल्यू के ऊपर जो टैक्सेशन की हुई है उसको कम करके नीचे लेकर आ जाएं।
जो मैं जरा सा एज ए लेमैन जो बात कर सकता हूँ वो मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा, ये समझिएगा, ये जो मिनिमम वैल्यू रखी गई है मुख्तलिफ पर्पस के लिए होती है, सेल डीड के अलावा भी। जी जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। जी जी। अब ये एक सेल ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है, मुझसे भी टैक्स लिया जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी में आगे अपने बच्चों को गिफ्ट करना चाहता हूं, तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो इस मिनिमम वैल्यू पे लगेगा। ये जो 2.5 लाख की 2 लाख की जो एफबीआर वैल्यू या डीसी वैल्यू जो है, इस पे मुझसे टैक्स लिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रॉपर्टी टैक्स बनेगा वो भी इसी वैल्यू पे होगा जो आप साल का टैक्स पे करते हैं प्रॉपर्टी का, इसलिए इस वैल्यू को मिनिमम को रखा गया। और ये इस बात को कंट्रोल किया गया है कि कोई भी शख्स इससे कम अमाउंट पे ना करे। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग प्रॉपर्टी में आके बैठते हैं उनको सब प्रॉपर्टी का पता होता है, इसलिए उन अफसरान को वहां लगाया जाता है। वो वेल ट्रेंड होते हैं, वो सब के सब प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं भाई, उनको सब कुछ पता है, उनके अपने भी 2-2, 3-3 प्लॉट्स हैं उन्हीं लाखों में। मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट को सही नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट लोगों को पनिश करना चाहती है। इस चीज से बाहर आ जाएं। आप वहां पे जाके जो रजिस्ट्रार है, वो आपने देखा होगा जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, जो सेलर होता है वो उससे पूछता है तुम्हें पे ऑर्डर मिल गए, वो पूछता है उससे। जी जी। उसके बाद फिर वो प्रोसेस को शुरू करता है। जी जी। तो वह वो ये क्यों नहीं पूछता कि तुम्हें कितने के पे ऑर्डर मिले मेरे भाई, कितने में बेचा है तुमने, कितनी की पेमेंट तुमने ली है। वैल्यूएशन उस पर डिक्लेयर होती है ना सेल डीड के ऊपर, चाहे वो एज पर एफबीआर। जी जी। आपने बेसिकली बताऊं क्या, मार्केट के अंदर इस वक्त तक हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि हम अपनी इकोनॉमी को फाइलर और टैक्स नेट में लाना तो चाहते हैं, मगर एक बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी हमारे यहाँ खड़ी है जहां लोगों के पास कैश होल्डिंग है, जिसमें कारोबारी हैं और सरकारी अफसरान हैं, इनका ब्लैक मनी है। अब आप देखिए, जब से गेन टैक्स लगा है, प्रॉपर्टी की वैल्यूज कराची में अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ रही हैं। क्यों आ रही हैं भाई? इसलिए आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सरकारी अफसर था, महीने के मैं कमाता हूं 1 करोड़ रुपया, मैं किसी ऐसी सीट पे बैठा हूं जहां 1 करोड़ रुपए की रिश्वत आती है। वो जब 1 करोड़ रुपए रिश्वत मेरे पास आती है तो मैं उसका क्या करता हूं? मैं उसकी प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं, मैं उसका वाटर टैंकर बना देता हूं, मैं उसका जो है वो गाड़ियां खरीद लेता हूं, फाइलें खरीद लेता हूं, सारी चीजें हैं। जी जी। तो इस अमल से क्या हो रहा था कि अब एक जो जरूरतमंद अपना घर खरीदने जाता था, उसको वो अब करोड़ रुपया तो वो रोज कमा रहा है ना एक सरकारी अफसर, तो वो तो हर महीने करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ब्लैक की कर रहा है इस इकोनॉमी में। इस तरह बेतहाशा आपके अफसरान है पूरे पाकिस्तान में। एक जमनी सवाल मैं आपसे करूंगा, आपने अभी गिफ्ट डीड के हवाले से बात की, क्या ये एडवाइजेबल है कि हम अपने बच्चों को जो है वो कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो तो वो गिफ्ट डीड के थ्रू करें, या उनको एक सेल डीड करके ही, चाहे डमी ट्रांजैक्शन दिखाकर, क्योंकि घर की चीज़ है कि मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ दिखाई एक नॉमिनल अमाउंट दिखाकर उसको कर दूं? क्योंकि मैंने ये सुना है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप गिफ्ट डीड करते हैं, आपके 4 बच्चे हैं, आपने एक बच्चे को गिफ्ट डीड कर दी, तो जो 3 बच्चे हैं वो किसी वक्त भी खड़े हो जाते हैं कि हमारे साथ नाजायज़ हुआ है और ये दबाव में ला के वालिद को या किसी भी तरह से जो है वो गिफ्ट डीड करवा दी गई है और ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसको रिवर्ट किया जाए। तो आप क्या इसके हवाले से एडवाइस करेंगे? देखिए, आप चाहे सेल डीड करें, आप चाहे गिफ्ट डीड करें, अगर ये वाला अमल हुआ है कि आपने 3 बच्चों को छोड़ के एक बच्चे के नाम पे ट्रांसफर किया है, तो रिवर्ट हो सकती है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। अमूमन स्टेट एजेंट्स या वो आपको ये बताते हैं कि यार गिफ्ट डीड नहीं करो, सेल डीड कर दो, सेल डीड पक्की होती है। ऐसा नहीं है। इस्लामी कानून के तहत कोई भी साहिब जायदाद हक विरासत रखने वालों को महरूम नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी में तो वो वैलिड है जब तक साहिब जायदाद जिंदा है। की बात कर रहा हूँ ना कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने एक बच्चे को या 5 बच्चे हैं, मैं उसको एक को दे दूं और 4 को ना दूं, या 3-4, तो इख्तियार इनके पास है ना, चीज तो इनकी थी। हाँ, नहीं, आपने दे दी। क्या वो जो रह गया, जो महरूम रह गया, क्या वो उस केस को रिवर्ट करा सकता है? समझिएगा, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि बेसिकली हक विरासत का दरवाजा साहिब जायदाद के मरने पे खुलता है। उससे पहले तो आपकी जिंदगी में वो बच्चे कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि आपने गिफ्ट कर दिया, आपने सेल डीड कर दी, आपका माल था, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस बाप की आंख बंद होती है तो वो जो 3 बच्चे हैं उनका हक विरासत का दरवाजा खुल गया। अब हक विरासत का कानून मोशन में आ जाएगा। अब वो आकर अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि कोई भी चीज 1/3 से ज्यादा गिफ्ट की गई है तो वो विरासत थी। अब अपनी विरासत में से, अपनी प्रॉपर्टी में से 1/3 से ज्यादा गिफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने मेरे साथ शेयर की है और ये बड़ी, मतलब मेरे लिए एक नई खबर है और यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ जो हमारे नाजरीन हैं
वो भी इस चीज अच्छा, को। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ, आप गिफ्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी एक चीज ऐड कर दूं, इसमें यह है कि आप गिफ्ट जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स के 2 बेटे हैं जी, एक बेइंतहा नाफरमा बरदार है और एक बहुत फरमा बरदार है, ठीक है। तो आपको गिफ्ट डीड में ये लिखवाना होगा कि आपने ये गिफ्ट क्यों किया है, आउट ऑफ लव किया है और किस वजह से किया है। जैसे बहुत सारे जो आंख करने का जो एक सुनते आंख, हैं इस्लाम में आंख नहीं होता। अच्छा, इस्लाम में कोई आंख नहीं होता। तो हम यहाँ देखते हैं ना कि अखबार में इश्तिहार असल में आता है। आंख तो बेचारा लोग इसलिए किया करते हैं कि जिसका बेटा मार्केट भर में चिटिंग कर रहा हो हाँ, और लोगों के पैसे खा के भाग रहा हो, तो वो बाप के पास आ जाते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी से दो। तो बाप बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसको हम कहते हैं तुम लिख दो, मैं आंख करता हूं, कर देता है उसको डिसोन कर देता है। मगर इस्लाम में आंख नहीं होता। अच्छा, एक सवाल यही है इसी से रिलेटेड कि अगर जैसे पूछा गया कि अगर कोई खानदान में ऐसा बंदा है, जैसे कि आपके पास 5 घर है और आपने देखा कि खानदान में एक खातून है, मर्द है, ABCD जो भी है, उनको आप चाहते हैं कि यार मेरे मरने के बाद मैं अपनी आखिरत संवारना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह ने बहुत दिया, तो मैं अपने घर में से जो है वो घर आपने अपना एक मेरे नाम कर दिया, प्रॉपर्ली लिख दिया उसके अंदर कि मैंने इसके, और उसके अंदर आपने मार्क भी कोट किया कि ये चैलेंजेबल नहीं है, मैं अपने होशो हवास में इस बंदे के नाम कर रहा हूँ, तो क्या वो गिफ्ट हो सकता है? नहीं, एक चीज। और दूसरा, अगर गिफ्ट करते तो क्या फिर FBR की उस पर भी कोई टैक्सेस वगैरह होंगे या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? क्योंकि गिफ्ट तो मैंने, आपने मुझे किया ना, FBR ने, तो मैंने आपसे परचेज तो नहीं किया। देखिए, जब ये गिफ्ट होगा तो इसके अंदर उन साहब को, जैसे आपने कहा कि उनके पास बहुत कुछ है, तो जब वो साहिब या साहिबा जो आगे जिसको दे रही हैं, उसमें वो विटनेस बनाए अपने वारसीन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन साहिबा की औलाद है, शौहर है या जो भी है, वो उसमें विटनेस होने चाहिए कि हमें कोई एतराज नहीं है कि एक थर्ड पर्सन को ये गिफ्ट कर रही है आउट ऑफ हर लव या अपनी आखिरत संवारने के लिए, हमें कोई एतराज नहीं। वो एतराज ना होने का एफिडेविट दें, ठीक है, ठीक है, एक तो वो दे दें। दूसरा ये कि जब गिफ्ट डीड होगी तो गिफ्ट डीड भी फ्री नहीं होती, ठीक है। जो उस जगह की FBR या DC वैल्यू मिनिमम होगी वो डिक्लेयर होगी, उस पर टैक्स लगेगा और वो टैक्स पे किया जाएगा। दोनों तरफ से पे होगा? एक तरफ से, मतलब जो देने वाला वो पे करेगा? बेसिकली तो लेने वाला पे करता है, लेकिन क्योंकि आप गिफ्ट दे रहे हैं तो ये भी आप ही करेंगे। आपने टैक्स पे कर दिया, आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, जैसे ही अगले के नाम पे गिफ्ट आई वो उसको म्यूटेट कराए और म्यूटेट कराने के साथ ही अपने FBR में उसको, अपने अकाउंट में, अपनी वेल्थ में उसको शो कर दे कि मुझे ये घर गिफ्ट मिल गया इन खातून से इस डेट को। देखिए, अमूमन FBR में जो सबसे ज्यादा मसाइल आते हैं वो उस वक्त आते हैं जब कोई एक्शन आप जाके 4-5 साल के बाद लेते हैं। अब यही घर आप 4-5 साल के बाद जाके जब बताते हैं मुझे गिफ्ट हुआ है, अब गिफ्ट देने वाला जिंदा भी नहीं बचा, तो फिर FBR की नजर में प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं कि ये कोई चीटिंग है। 2 सवाल इसी से रिलेटेड। एक तो ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, एडवोकेट साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त आपको इस्लामाबाद में देख रहा हूँ, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल कानून बताया जाता है जो कि आप बहुत आसान करके बताते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि ज़ीशान भाई वाली बात को मैं भी यही करूँगा कि मेरे पास भी एक अच्छा अमाउंट है, और क्योंकि हमारा कारोबार कुछ ऐसा था कि आपको पता है कि ओपनली दूध के कारोबार में लोग पैसा अकाउंट में नहीं मंगवाते, और वाकई में दूध का या प्रॉपर्टी का जो काम होता है उसमें अंडर द टेबल ही काम हो रहा होता है। तो मैंने अब एक अच्छा अमाउंट मेरे पास है कि जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ अब मैं उसको डिक्लेयर करना भी चाहता हूँ कि कहीं मरने के बाद मेरे बच्चों से वो पैसा छिन ना जाए। तो एक तो इसके लिए अगर हम वकील साहब को हायर करते हैं तो क्या बहुत तगड़ी फीस होती है? क्योंकि हमारे अक्सर जहनों में ये है कि आपने कहा कहीं 1 करोड़ रुपया बताया तो डायरेक्टली फीस आ जाएगी 50 लाख रुपए, तो इसलिए लोग फीस से भी बचते हैं, एक चीज़। सेकंड चीज़ कि अगर ये जो गिफ्ट वाली डील जो भी तमाम चीज़ें, इस पर कितना अर्सा लगता है और इसकी अगर फीस पूछी जाए तो क्या होती है? देखिए, हम इस पर आपको साफ सी बात बता दें, मैं इस पर 10 to 15% फी लेता हूँ, जो भी अमाउंट होगा। मतलब अगर 1 करोड़ है तो उसकी 15%, 10-15 लाख, 10 लाख, 15 लाख, देखिए डिपेंड करता है। अब आपने 2 चीजें मुझसे कही, एक आपने कहा दूध का कारोबार और आपने कहा एक प्रॉपर्टी का कारोबार। ये दोनों नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट हैं। दूध के कारोबार को एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाया जा सकता है, लाइव स्टॉक की तरफ लेके जाया जा सकता है, प्रॉपर्टी को लेके नहीं जाया जा सकता। इस चीज़ को समझिएगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंटीरियर सिंध से, इंटीरियर पंजाब से मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनके साथ यही इश्यूज हैं। उनके बहुत अच्छी माशाल्लाह इनकम है, लाइव स्टॉक से है, दूध से है, क्रॉप से है, तो उसके ऊपर बहुत सारे रिबेट्स भी हैं हमारे यहाँ। क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो एग्रीकल्चर से आने वाली जो इनकम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है। तो ये साहब अगर मुझसे रब्ता करते हैं तो फिर हम वहाँ देखेंगे कि ये पैसा कहाँ से जनरेट हुआ है, कैसे जनरेट हुआ है, और ये हम किस तरह से उसको सिस्टम में लाएं ताकि इनका ये पैसा लिजिट हो जाए और उसको लिजिट तरीके से इस्तेमाल कर सकें। एक बात, अगर आप जब भी आप रब्ता करेंगे तो मैं आपसे
एक इन्होंने कहा ना 15% लेते हैं, तो 10% मैं करवाऊंगा आपका, ये मेरी डन है, ऑन एयर मैं बात कर रहा हूँ, मैं पीछे इन्होंने 10% कह दिया, मैंने मान लिया। तो मसला ये है कि देखिए एक चीज देखिए, लीगल होना जरूरी है, क्योंकि वकील साहब के लिए, एडवोकेट साहब के लिए मैं ये कहता हूँ कि यहाँ बैठकर मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये काम जो भी करते हैं प्रॉपर करते हैं। अच्छा, दूसरा एक और सवाल है, प्रोड्यूसर साहब से प्लीज सवाल बताइएगा कि वो जो अभी एक भाई ने सवाल किया है, तो वो बड़ा एक कॉलर ने हमें कहा, तो प्रोड्यूसर साहब जैसे ही आप मुझे सुने तो प्लीज मुझे बताएं कि जो सवाल जो है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मुझे बताना ये है कि आपके साथ जो लास्ट वीक बैठे थे उस्मान सईद भाई, उनके बच्चे की तबीयत खराब है जिनको हॉस्पिटल में है, और वो इस वजह से नहीं आ सके। उस्मान भाई, अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत और कामला आजिला नसीब फरमाए। और उस्मान भाई के लिए मैं ये कहूँगा कि ड्यूरिंग हमारी बातचीत होती रही है और तमाम चीज़ें होती रहती हैं, तो वो बड़े फोकस्ड होकर काम करते हैं, और वाकई में जब बच्चों की तबीयत खराब हो तो वालिदैन जो है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि साथ साथ हमें जो भी हमने इनिशिएटिव, क्योंकि ये शो आपने ही डिज़ाइन किया था ये वाला सेगमेंट, तो अब हम यही चाहते हैं कि वाकई में लोगों का, अगर अल्लाह ना करे कोई पैसा ऐसा भी है उसको लीगलाइज करके, देखिए वापस कोई भी नहीं देता। मैं ऑन एयर बड़े वसूख के साथ इस बात को बोलूंगा कि अगर आपने भी मुझे कोई पैसा दिया है तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं नहीं दान कर दूं, ऐसा कोई सीन नहीं। मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं, आपने पैसा लीगल कमाया है और आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो इससे वो पैसा इलीगल नहीं हो जाता। असल में हम वकला या जो टैक्स कंसल्टेंट अमूमन जो नीम हकीम हमारे काम में मौजूद हैं, इस तरह मैंने आपको इस पर बताया था कि नीम हकीम और नीम वकील से बचिए, तो हमारा काम डराने पे ही चलता है। जब हम डराते हैं ना आदमी को, वो एक बड़ा जुमला लेमैन के तौर पे कहते हैं कि मौत से डराओगे तो बुखार लेगा, तो हम इतना डराते हैं आदमी को, इतना डराते हैं और हुकूमत के खिलाफ उसको भड़काते हैं कि वो हुकूमतों के खिलाफ बातें करता है, हुकूमत ऐसा कर रही है यार, हुकूमत वैसा कर रही है, और उसके बाद फिर उससे अपनी फीस निकाल लेते हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बोलना सीखे जी। एडवोकेट ये साहब सामने बैठे हैं, मैं अगर आया, मैं ऑन एयर एक चीज बता रहा हूँ, अच्छा मैं डमी कर रहा हूँ भाई, कोई पकड़ पता नहीं कल मुझे पकड़ के नीचे बैठे हो कि एडवोकेट साहब मेरे पास ये 2 नंबर काम था, मैं सूद पे पैसे देता था, लेकिन अब मैंने तौबा कर लिया, लेकिन क्योंकि पैसा मैं नहीं दे सकता, मेरा नहीं इतनी ताकत नहीं, मुझे इसको लीगलाइज कराना है, मैं आकर इनको बताऊंगा, ये कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, कोई ना कोई चीज मुझे बताएंगे। अगर देखेंगे कि नहीं आप फंस रहे तो भी मुझे बताएंगे कि भाई इसका, अपने एडवोकेट अपने वकील से तो सच बोले, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट यही बात है, फॉर एग्जांपल आप ड्रग डीलर हैं तो आपका पैसा मैं लीगलाइज नहीं करा सकता भाई। आप एक ड्रग डीलर हैं, आप एक असलहे के डीलर हैं, इलीगल असला बेचते हैं और आपने करोड़ों रुपया कमा लिया है, वो पैसा मैं लीगल नहीं करा सकता। ऐसा ही है। मगर लोगों को मैं एक बात आपके फोरम से ये समझाना चाह रहा हूं कि लोग इतना डरे हुए हैं, इतना हुकूमती इदारों ने इनको डराया हुआ है। आपने लीगल पैसा कमाया है, आपकी लीगल इनकम है, आपने हुकूमत को डिक्लेयर नहीं किया, ये कोई जुर्म नहीं है, ये एक वक्तिया जुर्म जरूर है जिसको आपको हल्का सा पेनलाइज करेगी गवर्नमेंट, मगर ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा ऐसा जुर्म कर दिया है कि आपको फांसी पे चढ़ा देगी हुकूमत। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पैसा लीगल होना चाहिए, आपका पैसा लीगल है, आपके पास मौजूद है और आप उसको डिक्लेयर नहीं कर पाए, अब करना चाहते हैं कर दीजिए। और अगर फर्ज करें हम डिक्लेयर भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो सोर्सेज थे वो तमाम कुछ भी हमारे पास नहीं, तो आपको मैं बताऊं कि भाई ये सोर्स है, तो उसको भी आप बिल्कुल देखें, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप किसी को रिक्वायर्ड नहीं है। देखें हमारी सबसे आसानी ये है कि हमारे यहाँ महकमा पुलिस जिस इलाके की भी है उसको बिल्कुल पता होता है हमारे यहाँ मुजरिम कितने। ऐसे ही है। दूसरे ममालिक में जो पुलिस का महकमा होता है उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मुजरिम ढूंढना पड़ता है। ऐसे ही है। पाकिस्तान में सबसे आसानी ये है कि एक थाने के एसएचओ को पता होता है कि मेरी हुदूद में क्या क्या हो रहा है। ऐसे ही है। अगर एक बाइक भी कोई दूसरा चोरी कर ले तो वो फौरन उस पर इंक्वायरी खड़ी हो जाती है, यार ये बाइक तो हमने नहीं कही थी, ये कैसे चोरी हो गई। जबरदस्त। समझ रहे हैं? तो हमारे यहाँ ये बड़ा अच्छा है कि हमारे हुकूमती इदारों को ये सब पता है कौन 2 नंबर है और कौन 1 नंबर अच्छा, है। एक सवाल आया है कि एक खातून है जिन्होंने अपनी मतलब वालिद और वालदा दोनों, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए बेहतर है, उन्होंने एक घर जो है वो मस्जिद के नाम जगह करके मस्जिद बनाकर मस्जिद वालों के नाम कर दिया, पेपर में भी वो मस्जिद के नाम है जगह, और उसका किराया भी जो आता है वो मस्जिद को आता है। लेकिन अब बच्चों के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि वो खाने को भी तरस रहे, तो वो ये चाहते कि नहीं अब ये प्रॉपर्टी हमें वापस मिल जाए, तो क्या वो मस्जिद के नाम हो चुकी है, वो वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते? देखें अगर ये तो गलत गुनाह है, मैं अस्तगफिरुल्लाह अगर बात कोई किसी को बुरी भी लगी हो, लेकिन जो सवाल है उनका, अगर जिन साहब या खातून ने ये काम किया है और उन्होंने जब ये काम किया था तो ये प्रॉपर्टी 1/3 से ज्यादा थी उनके जो उन्होंने डोनेट की है, तो वो गलत किया, नंबर 1। नंबर 2, वो मस्जिद जिस मसलक की है
जिस मसलक के भी वो लोग हैं, उनके यहाँ खुद ये फतवा मौजूद है कि मैंने जैसे आपको बताया, हक़ विरासत का जब कानून आता है हरकत में साहिब जायदाद के मरने के बाद, तो मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो मस्जिद जिन लोगों के कंट्रोल में, वो कैसे खुद उस कानून को डिनाई करेंगे जो शरिया लॉ है। तो उन्हें खुद इसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी किसी ऐसी फैमिली की है जिस फैमिली के साथ ये मतलब हक तलफी हो गई है, तो हक उनका वापस किया जाए। तो अगर ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल मस्जिद वापस मिलनी चाहिए। ठीक है, या वापस नहीं मिलेगी तो कम से कम कोई डोनर आ जाएगा, वो उसके पैसे दे देगा उनको। ऐसे ही हो सकता है मस्जिद कोई डोनर अरेंज कर दे कि यार ये जो मार्केट वैल्यू बनती है आप पैसे ले लीजिए। हम भी नहीं कहेंगे कि उस मस्जिद को खत्म कर दिया जाए। मस्जिद जब बन गई एक जगह पे, ठीक है, मस्जिद होनी चाहिए, मगर किसी का हक है आज मस्जिद की जो इंतजामिया है वो पैसे तय कर ले और डोनेशन उनको पैसे अदा कर दे। और डोनेशन तो आ भी जाता है कि अगर आप किसी के लिए भी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसी मुल्क है कि जहां पर अगर आप ये बोलें कि यार ये जगह, ये प्रॉपर्टी मस्जिद की हयात है, यहाँ पे 5 वक्त की नमाज होती है, तो हर कोई कुछ ना कुछ उसमें डोनेट कर देगा। तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप डोनेशन के साथ देखिए। इसमें भी देखिए, मैं आपको बताऊं, बात यह कि इसके अंदर भी मस्जिद की डोनेशन में मैं आपके साथ, नाले के किनारे मस्जिद बनी है तो उसको हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इल्लीगल जमीन पर मस्जिद बनी है तो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं कम से कम इस्लामी ऐसे इस्लाम को फॉलो करता हूं जो ये समझता है कब्जे की जमीन पे बनी हुई मस्जिद में नमाज नहीं होगी आपकी। गैर तस्दीक शुदा जगह जो आपको पता ना हो कि इसका ओनर कौन है, उस जगह आपकी नमाज नहीं होगी। जब इस्लाम हमसे खुद कह रहा है ऐसे काम नहीं करो, तो आपने वही मस्जिद बना के उस पर इबादत शुरू कर दी। ग्रीन बेल्ट कोई जगह वहां पे बनी हुई मस्जिद पे नमाज हो जाएगी? देखिए, ग्रीन बेल्ट हो या कोई भी हो, अब प्ले ग्राउंड है। अमूमन क्या होता है, प्ले ग्राउंड में कोने पे एक मस्जिद बनाई जाती है जिसको दिए जाते हैं 200 गज। वक्त के साथ साथ वो मस्जिद क्या करती है, वो अपने आप को एक्सपेंड करते 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 500 गज पे ले आती है। उसमें मदरसा भी बन जाता है, उसमें जो है मौलवी साहब का घर भी बन जाता है। तो कैसे जायज होगा यार? खेलने कूदने के लिए बच्चों को आपने महरूम कर दिया ना। इस्लाम बहुत सिराते मुस्तकीम है भाई, आपको पुलिस सुरात से गुजरना पड़ता है और हर एक चीज। आपका कोई सवाल है शायद? हाँ, एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि जहां हम गिफ्ट डीड और दूसरी चीजों की बात कर रहे थे और वो रिवर्ट होने के इम्कानात पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें सेल डीड हम करवाते हैं, फर्ज करें कोई सेल डीड होती है और उसके अंदर फिजिकल ट्रांजेक्शन नहीं होती है, और वो बाज़ दफ़ा जेस्चर ऑफ गुडविल के चक्कर में भी होता है और दीगर मामलात भी होते हैं। अब वो सेल डीड होने के बाद जो है, फ़र्ज़ करें कि अगर उसकी फिजिकल ट्रांजैक्शन कोई नहीं हुई, एक अमाउंट भी डिक्लेयर हुआ FBR का, उसका कोई एविडेंस नहीं है कि जी ये 50 लाख के अंदर जो दी गई है और जो है मिसाल के तौर पे, और वो लेकिन फिजिकली नहीं हुआ है, तो क्या आफ्टर सम टाइम जो है जो जिसकी प्रॉपर्टी थी वो क्लेम कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब जिसने, आप ये कह रहे हैं कि सेलर क्या बाद में आके, हाँ, और बाद में आके मैंने कहा कि आपने सेल डीड मेरे नाम करवा दी, मुझे आपको पैसे देने थे फिजिकल, मैंने आपको कहा आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, हो जाएगा, और नहीं दी। फाइल ओरिजिनल मेरे पास आ गई, चीज़ मेरी हो गई, मैं रिहाइश पजीर भी हूँ और मालिक बना बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दिए हैं, तो क्या किसी स्टेज पे जाकर आप उसको रिवर्ट करा सकते हैं? आमिर भाई देखिए, इसके अंदर किसी स्टेज पे मैं नहीं कह सकता। इसकी वजह है, वजह यह है कि हर चीज का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। आज ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, मैंने बेची है, अब मोटा मोटा लिमिटेशन हम इसको कहते हैं कानूनी जबान में, 3 साल का टाइम है कि 3 साल में मैं अदालत को जाके ये बताऊं, 3 साल के अंदर अंदर के जनाब आमिर साहब ने मुझसे ये प्रॉपर्टी ले ली, अपने नाम पे ट्रांसफर भी करा ली, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। अगर पैसे दिए तो ये सबूत फराहम कर दें। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया डिस्प्यूट। अब आमिर साहब आएंगे, वो ये कहेंगे जनाब मैंने इनको सारा कैश दिया है, हमारी बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं हुई। ठीक है, मेंशन था उसमें सेल डीड में? सेल डीड में तो आपने कहा कुछ मेंशन ही नहीं है ना। अब जवाब तो आप आके ये देंगे, FBR वैल्यू तो डिक्लेयर होती है ना? नहीं, आपने कहा जो भी वैल्यू डिक्लेयर हुई है, लेन देन नहीं हुआ ना। जी जी जी, लेन देन नहीं हुआ। मैं आके ये कहता हूँ आमिर साहब ने मुझे ये पैसे अदा नहीं किए, ठीक है, आप आके कहते हैं नहीं मैंने कैश दिया है, ठीक है। अब ये जितने भी पैसों के मामलात होते हैं, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की पेमेंट है एज पर FBR वैल्यू, क्या ये कैश अलाउड है उसमें लेना? देखें, चेक पेमेंट तो आपका चेक जाता पे ऑर्डर। देखिए, एक कानून है हमारे पास बैंकिंग का या ट्रांजैक्शंस का या एग्रीमेंट्स का, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मैंने आपको पेमेंट बैंक से ही करनी है। अच्छा, ठीक है। मैं आपको सारे पैसे कैश दे सकता हूं अगर आपने कैश लेना हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, FBR ने आके ये आप पे अब कदगन लगाई है कि इतनी ट्रांजैक्शंस आप कैश में ना करें। ये FBR की तरफ से
जो ट्रेड लॉ है वो ऐसा नहीं कहता। भाई मेरी मर्जी, मेरे घर में कैश पड़ा था, मैंने आपको दे दिया, ठीक है। हाँ, बात यह है कि जब मैं आपको कैश दूं तो उसकी प्रॉपर रिसीट आपसे लूं, उस पर आपके अंगूठे लगवाऊं। अब यही जो आपने केस डिस्कस कर रहे थे, इस केस में मैंने आपसे कहा कि एक घर बेचा मैंने आपको, मैं चला गया अदालत में कि जनाब आमिर साहब को मैंने घर बेचा है, आमिर साहब ने अपने नाम पे ट्रांसफर करा लिया, मुझे पेमेंट नहीं दी। अब आप जब अदालत में आएंगे तो फिर आप ये प्रूफ करेंगे कि आपने मुझे पैसे दिए तो किस तरह दिए, कैश दिया या कि कोई गवाहान इसमें मौजूद थे, सेल डीड के गवाहान होंगे, कोई ना कोई तो होगा ना जो गवाह मौजूद होगा, वो कहेगा नहीं जी मेरे सामने उन्होंने कैश अदा किया था, ठीक है, या वो कहेगा नहीं जी ये आपस की ट्रांजैक्शन थी, कैश अदा नहीं हुआ। उसमें जो विटनेसेस हैं वो उनके विटनेसेस आएंगे ना, विटनेसेस को बुलाया जाएगा, ईमान पे चली गई, वो सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। मेरे भाई ईमान की जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं कई प्लेटफॉर्म पे बात कर चुका हूं, हमारे मोस्टली सिविल केसेस 95% खत्म हो जाएं अगर लोग इस्लामी शरिया लॉ पे खुद अमल कर लें। हक़ विरासत ना देना, सारी आयतें मौजूद हैं, हर चीज क्लियर लिखा हुआ है, किसको क्या शेयर मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं देते हम लोग। बहनों को रुखसत कर देते हैं, उसको उनको विरासत नहीं देते। हमारे यहाँ 95% सिविल केसेस इस मुल्क के अंदर इस्लामी शरिया कानून से फौरन हल हो सकते हैं, लेकिन एज अ मुसलमान मैं अपने कानून को मान ही नहीं रहा। मैं कहता हूं नहीं, अंग्रेजों वाले कानून में चलो क्योंकि अगला रुलेगा। तो जब मेरी ये नीयत होगी तो कैसे कानून नाफिज होंगे इस मुल्क में, मसला ये है। ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अब हमने बात कर ली अबाउट FBR, बात कर ली हमने, तमाम चीज़ों की बात कर ली। असल में प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जैसे हमने लास्ट रमज़ान में भी बात की थी कि अब कुछ नए असल में नए टर्म्स हमें समझाते नहीं, जैसे भी आपने समझाया। अब जैसे कि एक जगह पे मैंने भी पढ़ा कि अब आप 2 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं, FBR आपको कॉल करेगी, तो क्यों करेगी कॉल? जब मैंने एक चीज़ हॉस्पिटल के नाम पे दी, मैंने फ़र्ज़ करें अब मेरा बिल के इलेक्ट्रिक तो बिल ही 1,50,000 ऊपर का तो बिल ही भेज देता है, ठीक है ना। अब वो जाकर यूनिट आ गया तो FBR आके चेक करे, मेरे घर के मीटर को चेक करे कि मसला है। तो ये वाली जो ये फजूल से शोशे जो आते हैं, इनको कैसे रेक्टिफाइड करें कि ये सही है या गलत है? या मेरे हिसाब से तो ये इसी तरह तंग करना है जैसे आपको पुलिस नहीं रोड पे रोकती है। जवानी में आपको भी एक्सपीरियंस, खैर आप तो जवान है मुझसे, हमारी जवानी में ये होता था, ये मैं आपको 92-94 की बात बता रहा हूँ, जब कराची में कंप्लीट पुलिस ऑपरेशन चल रहा था। कराची एक पुलिस स्टेट थी, तो आप जब रोड पे जाते थे तो पुलिस वाला आपको रोकता था, कागजात हैं? आप कहते थे जी हैं। फिर वो कहता अच्छा, शांति कार्ड है? आप कहते जी हैं। कहता अच्छा, इंश्योरेंस है? आप कहते थे यार इंश्योरेंस हाँ है। वो कहता अच्छा, अब आओ चेसिस नंबर चेक करूंगा मैं बाइक का। मतलब उसको कहीं ना कहीं, अच्छा वो चेसिस नंबर चेक करने आता था तो वो कहता था यार ये पट्टी मिट गई है, ये मेरे साथ जाती मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंसेस, ये किसी का सुनी सुनाई नहीं है। अब वो आप ही से कह रहा है जाओ कपड़ा ढूंढ के लाओ। अब आप रात का वक्त है, 8-9 बज रहे हैं, कराची में बिल्कुल घुप अंधेरा हुआ है, उसके हाथ में अच्छा मोबाइल तो होते नहीं थे ना, उसके हाथ में टॉर्च है। अब वो आपसे कह रहा है मुझे दिखाओ इसमें वो चेसिस नंबर कहां लिखा हुआ है बाइक का। वो बाइक में नीचे की तरफ हुआ करता है, जो मैंने सिर्फ होंडा की बाइक्स हुआ करती थी नीचे होता था। अब आपने उस बाइक को उल्टा कर दिया, सही। अब वो आपके साथ हाथ नहीं लगा रहा, वो सिर्फ दे रहा है आपको तकलीफ कि आप 20 रुपए 50 रुपए किसी स्टेज पे ऑफर कर दें। वो मांग भी नहीं रहा आपसे, ठीक है। अब आपसे वो कह रहा है नहीं, मैं अब ये इसी पे आने वाला था कि जब आप कपड़ा ढूंढ के ले यार आपने उसको साफ किया तो कहता था यार ये तो टेम्पर्ड लग रहा है मुझे, ये तो तुमने कहीं से खुदवाया हुआ है नंबर। तो वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ ये हो चुका मेरे तो अब ये FBR वाला जो मामला कह रहे हैं वो भी ऐसे ही है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको सुनाऊं। मैं पंजाब से कराची सिंध में दाखिल हुआ, स्कोट अफजल ओबाड़ो वाली जो साइड है, तो वहाँ वो टॉर्च वगैरह मारी गई, रोका गया। तो मैं चूंकि गाड़ी स्पीड में थी तो कोई के करीब आगे जाके मैंने गाड़ी रोकी। तो वो उसने जो डायलॉग थे ना पुलिस वाले के कि वर्दी हम पहने हुए हैं, टॉर्च हम रोशनी हम मार रहे हैं और सरकारी हम लोग हैं और आप गाड़ी नहीं रोकते हो। मैंने कहा यार मैं 100-110 पे आ रहा हूँ, तो मैं गाड़ी रोकते रोकते रुका हूँ ना, आप तो पीछे रह गए थे। खैर जो बताने वाली बात थी ना कि बात वहीं से शुरू हुई, लाइसेंस डॉक्यूमेंट, और उसके बाद कहा कि जी वो कोड बुक, तो वो भी हाईवे कोड बुक वो भी दे दी और कहते हैं सलामती कार्ड किधर है। तो मैंने कहा तुम चाहते क्या हो तुम चाहते क्या हो? रात का कोई 1-1:30 बज रहा था और मैंने सारी चीजें साइड पे की और मैंने कहा तुम चाहते क्या हो? सलामती कार्ड बेसिकली जो इंश्योरेंस है ये उसकी बात हो रही थी। तो अगर आप हाजिर ना हो ना तो आपको बड़े सरप्राइज मिलते हैं कि सलामती कार्ड को का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो इंश्योरेंस के लिए कर दिया। हो सकता है कोई आदमी वो सलामती कार्ड क्या होता है, कोई नई चीज होती होगी, इंश्योरेंस उसके हाथ में होगी। आपको मैं 2-3 साल पहले की वाकया बता रहा हूँ। ये आपने देखा होगा ट्रक अड्डा जो बना हुआ है,
जहाँ से मारीपुर माड़ीपुर पे या जो- वो आगे नहीं, जो माड़ीपुर जी, में जी, बना, जी। वो आप जब हाईवे पे चढ़ते हैं तो वहां पर कुछ गाड़ियों का है कि इतने बाई इतने का ट्रॉला चढ़ सकते हैं, उसके बाद नहीं चढ़ सकते। अच्छा जी, हम एक दोस्त के साथ आ रहे थे, लकीली मैं यहाँ पर ही मॉर्निंग शो कर रहा था और कार्ड बैग में था, मैं उस दिन भूल गया अपना कार्ड गले में डाला। अच्छा वहाँ पे, अच्छा मुझे बड़ा अफसोस के साथ तो मैंने ये हाईलाइट भी किया था और यहीं पर बैठकर बात हुई, फिर उसको चीज़ों को रेक्टिफाइड भी किया गया। खातून एक खड़ी की हुई है उन्होंने, पुलिस वाली, और वो अच्छा ये वाली गाड़ी, मैंने कहा जी आप फिगर आउट करें और ये प्रॉपर्ली उसी के साथ, नहीं तुम कानून सिखाओगे हमें। मैंने कहा कानून नहीं सिखा रहा, लेकिन जहां लैक होता वहां तो बतानी जरूरी है ना चीज। तुम मुझे गाली देना चाहते हो, तुम मुझे माँ की गाली दे रहे हो। मैंने कहा खातून आप सस्ता नशा करके तो नहीं बैठी हूँ, मकसद ये तुम क्या करना चाहते हो, तुम मेरा दुपट्टा खींचना चाहते हो। मैंने कहा खातून मैं चैनल का बंदा हूँ, अपने मीडिया सेल वालों को बुलवाया, वहां पे ये होगा, मैं ये कर दूंगी, मैं ये करवा दूंगी, मुझे गालियां दे रहे हैं माँ बहन की। वहां पे 5-6 लोग खड़े थे, मैंने कहा जवाब दे, मैंने गालियां दी है या इन्होंने दी है। एट द एंड उन्होंने ये कहा कि वो जो खातून थी तो उसे कहा जी हमें तो रखा ही इस काम के लिए कि हमें 5,000 रुपए रोज लेके जाना होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप वहां पर जब बैठकर, ये मैं यहाँ पर बैठकर जब मैंने बात की तो मैं तो 1 रुपया भी दे के नहीं आया। मैंने कहा आप यहाँ प्रूव करें, मैं अभी मेट्रो फोन करता हूँ, मेरे कैमराज आएंगे, सब चीजें। तो जब कैमराज की बात आई कि जब कैमरा आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो का एक नाम है, तो वो वहीं पर सब चीजें क्लियर होती थी। तो आप मुझे बताएं कि एक बंदा, क्योंकि अक्सर लोगों के जहेज वहां से आ रहे होते जो पंजाब से मंगवाते, जो तो आप तो बकायदा लूटने पे लगे हुए लोग। ऐसा ही है, बड़ा अनफॉर्चुनेटली। तो आप मैं इसलिए कहता हूँ कि हम यार हमारे माशरे में जितनी बुराइयां हैं ना, तो बहुत सख्त बात कर रहा हूं मैं आपको, हम में से तो कोई मुसलमान लगता ही नहीं है। ऐसा ही है, हम में से कोई मुसलमान नहीं लगता। ये जो बीमारियां हमारी यहाँ कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गई हैं, कैसे मुमकिन है किसी इस्लामी माशरे में कोई रिश्वत ले ले या रिश्वत दे दे? ऐसा ही है। जब दोनों को जहन्नुमी कहा है तो कैसे मुमकिन है कि कोई रिश्वत ले ले और कोई रिश्वत दे दे? असल में हमारी ठीक है, यहाँ तो पर दोनों में से कोई एक मुसलमान ना होगा। ऐसे ही नहीं, असल में रिश्वत हमारे यहाँ पर ना, एक बात मैं आपको बोलूँ, हमारे यहाँ पर मसला ये है कि रिश्वत बेसिकली पैसा नहीं है। रिश्वत वो भी है कि आपको यहाँ पर बैठकर, मैं कितने अनयूजुअल सवाल करता हूँ आपसे, मैं ऑन एयर इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने कभी भी यूजुअल सवाल आपसे नहीं किया, मैं अनयूजुअल सवाल करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप उसका वो जवाब देते हैं कि जो इनका, जब अभी बीच में वो एक डिजास्टर हुआ था, क्या था मुझे याद नहीं, थोड़ी सी तबीयत की वजह से मैं बोल रहा हूँ, जहां पर आपने कहा था कि मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ, बिल्कुल, सर्विसेज है, बिल्कुल। और इन्होंने लोगों को फ्री सर्विसेज भी दी हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं इनसे ये कहता हूँ कि देखिए अच्छी तो सब कर रहे हैं ना, आप भी आएंगे, आप अच्छी बात करेंगे, मैं तो गंदी बात करूं। तो मकसद ये, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। एडवोकेट साहब, तो हम आपको इसी तरह तंग करते रहेंगे, और अभी 2-3 सवाल है जो मुझे ऑफ एयर करने, फिर हम उसको नेक्स्ट प्रोग्राम में ऑन एयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन वाकई में यू आर अ चैम्प। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही का शाद आबाद रखे। इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि जाने खुश रहिए, खुशियाँ भी करते रहिए, और कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत ख्वाह। दोबारा से उस्मान सईद भाई के लिए मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला उनके बेटे को सेहत और कामला आजिला नसीब फरमाए, और नेक्स्ट प्रोग्राम में वो हमारे साथ हो। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, इंटायर टीम में मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ज़िंदगी में खैर आपसे कल मुलाकात होगी। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप किसी के लिए कुछ भला कर सकते तो भला करें, क्योंकि जब आप किसी के लिए भला करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए मुस्तकबिल रोशन कर देता है। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।